Hello, everyone. Good morning and welcome to Nyaya Academy of Wisdom. This is me bringing to you the daily editorial analysis of द हिंदू। चलिए आज का न्यूज़पेपर उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स हमने कवर करने हैं। देखिए दोस्तों, जिस दिन हमारा एडिटोरियल एनालिसिस नहीं आएगा, ये मान के चलिए कि वो एडिटोरियल एनालिसिस आपको करना नहीं है। पर्टिकुलरली उस दिन का हिंदू अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो चल जाएगा। दैट इज द रीजन। ठीक है जी। चलिए आज 19 मई है। उस आज का न्यूज़पेपर उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स आपको कवर करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। सबसे पहले अ मैटर ऑफ रिलीफ। अ मैटर ऑफ रिलीफ बेसिकली एक अलग एंगल से जो ये हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत जिस तरीके से हमें आगे के प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, तो ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया एडिटोरियल है, इसे हम कवर करेंगे। उसके अलावा दी ओनली एडिटोरियल दैट यू शुड कवर इज अ जोल्ट टू नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। ये आपको डिस्कॉम से रिलेटेड जो हमारा इशू चल रहा है, भारत के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या उनका कह लीजिए कि कितने प्रॉब्लम्स वो फेस करें, उन सारी चीजों के बारे में इसमें बोला गया है। इसके अलावा आपको कोई भी एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो ये एडिटोरियल्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन सा एडिटोरियल हमें कवर करना है। अ मैटर ऑफ रिलीफ। नाउ इन दिस एडिटोरियल हमारे देश के अंदर जो कोविड 19 से जूझने के लिए गवर्नमेंट ने पैकेज जो है रिलीज किया है 20 लाख करोड़ का, उस पैकेज के बारे में चर्चा की गई है। देखते हैं कि उस पैकेज के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। Strategy of promoting supply without helping boost demand may force a relook later। कि अभी आप सप्लाई साइड को जो है प्रमोट कर रहे हैं, बाद में डिमांड साइड को बूस्ट करने की जरूरत पड़ जाएगी। विल हैव टू लुक इनटू दैट मैटर लेटर। और अगर मान लीजिए सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस अगर आ जाती हैं, तो उसमें लॉकडाउन के मेजर्स दोबारा से इंट्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। ऐसे में भारत को तैयार रहना होगा। नाउ गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, जो कि अभी रिसेंटली फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान जो उसमें लॉन्च किया है, उसमें अनाउंस किया है, उसमें से एक चीज है जो क्लियरली यहाँ पता चल रही है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं, ये पॉइंट्स मैंने इसी एडिटोरियल से लिए हैं एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि सीधे तौर पे इसके ऊपर सवाल बन सकता है। नाउ टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश बाय बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन इजी टर्म्स। ये हमें सबको पता है कि सप्लाई साइड को पुश देने के लिए, कैपिटल क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन की बात की थी ना, आपको याद होगा वेल्थ क्रिएशन की बात की थी हमारे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, वेल्थ क्रिएशन की। तो उसी से रिलेटेड है ये हमारा सप्लाई साइड पुश विच विल बूस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन इजी टर्म्स। तो एमएसएमईज को इजीली आप पैसा प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए कुछ प्रोविजंस की गई। कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम्स टू मिनिमम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना बढ़ाएं, उसकी कोशिश की गई है, ताकि आपको जो वेज सपोर्ट स्कीम्स हैं उसमें ज्यादा खर्चा ना हो, इनकम सपोर्ट स्कीम्स हैं उसमें ज्यादा खर्चा ना हो, उसकी कोशिश की है, ताकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट, उस एक्ट के तहत जो भी इश्यूज हैं उसको हम बचा सकें। बेसिकली सरकार बहुत ही थिन लाइन के ऊपर चल रही है। एम्पावर कंस्टिट्युएंसीज रेंजिंग फ्रॉम फार्मर्स एंड वर्कर्स टू बिजनेसेस। धीरे धीरे करके, चाहे फार्मर्स हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनको एम्पावर करने की बात कही है। एंड कीपिंग द डैमेज टू द फिस्कल एज लो एज पॉसिबल। फिस्क बोला जाता है, फिस्कल को शॉर्ट में बोल देते हैं फिस्कल। फिस्कल इंपैक्ट ऑफ द पैकेज इज एस्टिमेटेड 2 से 3% ऑफ जीडीपी का खर्चा है करीब करीब, एंड दैट इंक्लूड्स ड्रॉल्स फ्रॉम प्रोविजंस ऑलरेडी मेड इन द बजट। जो बजट में भी बातें की थी उसको भी इंक्लूड करके अगर हम बात करें तो 2 से 3% ऑफ जीडीपी ये पूरा फिस्कल पैकेज जो है ये अमाउंट करता है। नाउ लिक्विडिटी सपोर्ट सो दैट बिजनेसेस कैन क्रैंक इट अप अगेन एंड थोड़ा इकोनॉमिक साइकिल को वापस से मोशन में लाने के लिए ये सारी चीजें इनकी कोशिश की जा रही है। ऑप्शन ऑफ अ डिमांड साइड स्टिमुलस थ्रू अ रिजॉर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग सीम्स टू बी रिजर्व फॉर अ फ्यूचर डेट। अभी बहुत जगह से, वैसे तो भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक की बात करें, आप बात कीजिए, चाहे ब्रिक्स नेशंस की बात करें, तो हम सब ने सब जगह से जो है वी हैव पूल्ड इन रिसोर्सेज, हमें पैसा मिल भी रहा है, काफी लोन्स भी मिल रहे हैं, 4000 आउट करोड़ का लोन भी मिल रहा है। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी कि अभी भी भारत सरकार जो है डिमांड साइड स्टिमुलस को देने के लिए, डिमांड साइड को स्टिमुलेट करने के लिए अभी
उस तरफ जा नहीं रही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं हम। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? जहां पे हमें जितना भी बजट का हिस्सा मान लीजिए जो हमें कम पड़ रहा था वो हम उसको लोन लेके भरपाई कर लें उसकी। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। सरकार इस मामले में काफी सही भी कर रही है कि हम फ्यूचर डेट पे इसको पोस्टपोन कर रहे हैं कि जो भी हमने सरकार ने अगर लोन लेना है तो वो थोड़ा सा रुक के ले। ठीक है जी। तो बाकी सारे मेजर्स में जहां पे अभी पैसा खर्च हो रहा है, जितना भी हम लोन खर्च रहे हैं, जितना भी अमाउंट हमने बोरो किया है और वो हम खर्च रहे हैं, वो सारा का सारा अमाउंट कैपिटल इंसेंटिव्स में जा रहा है, जिससे हम आगे और वेल्थ क्रिएट कर सकें उसमें जा रहा है। सो भारत सरकार की ये पूरी कोशिश है। इफ द इन्फेक्शन डज नॉट सबसाइड या सेकेंड वेव बिगिंस प्रॉम्प्टिंग अनदर लॉकडाउन, उस समय ये दोबारा से सोचना पड़ेगा, हमें डिमांड साइड को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ डेस्परेट नीड फॉर डिमांड स्टिमुलस एज ऑफ नाउ। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारी जगहों पे आप नोटिस भी कर रहे हैं कि काफी लोगों की जो सैलरीज हैं वो कट रही हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को देखेंगे तो अ स्ट्रैटेजी टू ड्राइव कंजम्पशन बाय सस्पेंडिंग जीएसटी, आप जीएसटी को सस्पेंड कर दो कुछ महीनों के लिए, या फिर आप रेट कट कर दीजिए टेम्परेरीली। तो ये चीजें भी की जा सकती हैं। कंबाइंड विद लिक्विडिटी बूस्ट मे हैव वर्कड बेटर अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस। जैसा आपने लिक्विडिटी बूस्ट अभी प्रोवाइड किया है, उसके साथ ही अगर आप जीएसटी के ऊपर भी कुछ कर देते तो शायद उससे और ज्यादा फायदा हो सकता था। नाउ सेंटर्स रेवेन्यू आर अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन। जितना ऑलरेडी हमने एस्टिमेट किया था कि कोविड 19 हमने जब एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस समय जो एस्टिमेट्स थे उसके हिसाब से हम देखें तो अभी भी वी आर एट अ फ्रैक्शन ऑफ रेवेन्यूज दैट should have been now in a normal situation. But even given this handicap, a fiscal stimulus could have been fitted into an overall package. तो उसमें भी आप fiscal stimulus को include कर सकते थे। क्या फर्क पड़ता अगर 2 लाख करोड़ की बजाय 3 लाख करोड़ हो जाता, है ना। चलो 3 लाख नहीं भी होता, चलिए 2.5 लाख हो जाता, है ना। तो थोड़ा सा पैसा ही सही, 50,000 करोड़ ही सही फिस्कल स्टिमुलस में अगर आ जाता तो इस ये बात बोल रहा है एडिटोरियल। लेकिन इसमें हमें एक चीज समझनी है कि अभी पहले देखना है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। रीजन बीइंग कि ये जो 2 लाख करोड़ का पैसा है, ये 2 लाख करोड़ के करीब का पैसा, ये किस तरीके से खर्च हो रहा है, ये खर्च कैसे होगा, उसके रेपरकशंस क्या होंगे, पहले उनके रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसी के बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके से आगे का पैसा खर्च हो। The government has done well in increasing मनरेगा's budget by 2/3 amount। 40,000 करोड़ रुपया और उसमें ऐड किया है, जिससे गांव-गांव में जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो मनरेगा के ऊपर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन सबको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। एंड इनफैक्ट अभी जब मनरेगा जिनको मदद करता था वो सभी लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, तो उनको अपने ही घरों में, अपने ही लोकल एरियाज के अंदर काम करने का मौका मिल सकता है। ये चीज बहुत फायदेमंद होगी। मनरेगा के ऊपर काम करने से बहुत फायदा हो सकता है। द डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर हायर बोरोइंग लिमिट्स, उसको भी सुन लिया गया है, लेकिन उसके साथ उनको बोला गया है, क्लियर कट बोला है कि यू विल हैव टू हैव सर्टेन रिफॉर्म्स। कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आपको करने होंगे। ये रिफॉर्म्स की जो जरूरत है, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ इशारा आया था, उस वजह से भी ये बातें कही गई एंड अदरवाइज एज वेल, ताकि थोड़ा सा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के ऊपर बढ़ जाए, राइट। तो इस वजह से नाउ गवर्नमेंट हैज आल्सो यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू अनलीश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर के अंदर, एंड इट हैज ओपनड अप दिस सेक्टर फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड एनहांस एफडीआई इन डिफेंस में एफडीआई इंक्रीज कर दिया, कॉर्पोरेटाइज कर दिया मोनोलिथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एंड सो ऑन। तो ये सारे मेजर्स जो लिए सरकार ने, इससे भी बेनिफिट्स, ये बेसिकली इनका कोई लेना देना कैपिटल मार्केट से नहीं है सच इतना ज्यादा। हालांकि एफडीआई की आप बात करें तो उससे हो सकता है, लेकिन अदरवाइज कैपिटल मार्केट से डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये इनडायरेक्ट लिंक है। एंड इसका कोई कोविड 19 से कोई लेना देना नहीं है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ, जिसको कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो ये वो रिफॉर्म्स हैं जो साथ के साथ इन्होंने, सरकार ने निकाल दी है। तो दिस इज समथिंग जिसका आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। ये एक वेलकम स्टेप है। व्हाइल इट इज इम्पॉसिबल टू सैटिस्फाई ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो तो कभी हो ही नहीं सकता है, स्पेशली इन अ पेंडेमिक सिचुएशन। इट हैज टू बी सेड दैट गवर्नमेंट हैज टेकन अ ह्यूज गैम्बल बाय रिफ्यूजिंग टू बोरो एंड स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड। अभी सरकार और ज्यादा पैसा बोरो नहीं कर रही है, बिकॉज रीजन भी देखिए, एक तो पहली चीज ये कि भारत की क्रेडिट रेटिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। भारत ऐसे एरिया के अंदर है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे जोन में है
जहां पे जैसे ही भारत बोरोइंग बढ़ाता है तो उससे उसकी कह लीजिए कि उसकी जो रेटिंग्स है, उसकी फिस्कल रेटिंग्स, उसके ऊपर सीधे तौर पे असर पड़ता है और बोरोइंग महंगी हो सकती है, पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशन में जहां भारत के पास इतना बढ़िया कह लीजिए एक्सपीरियंस या कह लीजिए इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से भारत के अंदर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस नहीं कंडक्ट किया जाता है। तो इस वजह से भारत की सरकार ने ये सोचा, इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा कि बोरोइंग को अभी थोड़ा सा रोक लेना चाहिए एंड वी शुड स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड। नाउ if the strategy of boosting supply works, it is fine. लेकिन अगर नहीं किया तो government will be faced with a bigger problem down the line. And in fact, अगर second line या कह लीजिए second wave of infections भी अगर आती है तो उस वजह से भी इसमें थोड़ी परेशानियां भारत के लिए बढ़ सकती हैं। तो इस वजह से this editorial, it's a very finely written editorial, इसमें जो बातें कही गई हैं, please make sure कि आप उसे अबाउट 100-150 वर्ड्स, 100-150 वर्ड्स के अंदर आप कंप्लीटली लिख लीजिए। जो पॉइंट्स यहाँ बोले गए हैं उन्हें नोट कर लीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज फार एज योर एसेज आर कंसर्न। ये वो फॉडर है जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में मदद करेगा मेंस के अंदर। ठीक है जी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसके नोट्स जरूर बनाते हैं। चलिए, moving on to the next editorial of today, the last editorial, a jolt to national energy security. National energy security को ये झटका है, क्या झटका है? जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। The amendments to the electricity bill will only burden the states, erode electricity's concurrent status. जो concurrent status मिला गया है इलेक्ट्रिसिटी को, this is prelims का क्वेश्चन, ये prelims का सवाल है कि concurrent list का पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे में स्टेट्स को अगर आप वीकन कर रहे हैं, स्टेट्स के कंट्रोल को वीकन कर रहे हैं और सेंटर को आप एक पिंसर जैसे वेपन के साथ आर्म कर रहे हैं, which could choke the discoms and jeopardize country's energy security, तो ये थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। This is something that we need to be wary of. Now, apart from that, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। रीजन, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं मूवी की बात करूं तो आपने बत्ती गुल मीटर चालू मूवी देखी होगी, उस मूवी के साथ कोरिलेट करते हुए इस एडिटोरियल को पढ़िएगा, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे सी मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया गलती से, टाइपिंग एरर है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस एंटायर एपिसोड ऑफ डिस्कॉम्स। ये डिस्कॉम्स क्या हैं, किस तरीके से इनका इश्यूज चल रहे हैं, इनको समझते हैं। तो अभी आज की डेट में जो कंटिन्यूइंग डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, पिछले 25 सालों से लेके आज तक की अगर हम बात करें तो आज पर्टिकुलरली 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टेट डिस्कॉम्स हैज बीन दी कॉस्ट ऑफ पावर परचेज। तो पावर परचेज जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट बन जाती है और टोटल कॉस्ट का 80% भाग स्टेट डिस्कॉम्स का जो खर्चा निकलता है उसमें से 80% जो है वो पावर परचेज में चला जाता है, एंड इट हैज ड्रिवन अप द कॉस्ट ऑफ पावर परचेज टू 80%। नाउ एट द कोर ऑफ डिस्कॉम वोज इज टू पार्ट टैरिफ पॉलिसी, एक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने वर्ल्ड बैंक के कहे से 1990 के दशक के अंदर निर्धारित की थी। एज मोर प्राइवेट डेवलपर्स केम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन द जनरेशन, डिस्कॉम्स वर रिक्वायर्ड टू साइन लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट्स। ये लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट्स जो थे, ये इसमें बोला गया कि आप एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पे करेंगे टू पावर जनरेटर, जो बिजली पैदा कर रहा है उसको आप कुछ फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पे करेंगे फॉर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, irrespective of whether the state draws the power or not। आप पावर खरीदें या ना खरीदें, और उसके ऊपर जितनी ज्यादा आप पावर खरीदेंगे उसका एक वेरिएबल चार्ज फॉर फ्यूल आपको देना पड़ेगा पावर जनरेटर को। Now these PPA agreements जो भी ये हमारे पावर परचेज अग्रीमेंट्स थे, they were signed by discoms, they were based on over optimistic projection of power demand, कि बहुत ज्यादा पावर डिमांड बढ़ जाएगी स्टेट्स की तरफ से और ये सारा का सारा हंकी डोरी सिचुएशन हो जाएगी। इट वाज एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, अ सेंट्रल एजेंसी। नाउ ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है इसके ऊपर सवाल बनने के आसार हैं। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक फैक्ट है, इसके बारे में हमने नोट करना है। मेक श्योर कि आप इसको नोट भी करते रहे साथ के साथ। ना उसी के साथ साथ 18th इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के अंदर ये बोला था, इट वाज एस्टिमेटेड कि 2019-20 तक 70 गीगावाट तक पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हम अचीव कर लेंगे। लेकिन 19th जो इलेक्ट्रिक पावर सर्वे हुआ था, ईपीएस हुआ था, जो 2017 में पब्लिश हुआ था, उसमें इट वाज बाय 25 गीगावाट्स। बोथ ऑफ दीज सर्वेज दे आर प्री कोविड 19 एरा के सर्वेज। अब कोविड 19 के बाद एनर्जी को क्या असर पड़ेगा, इट इज येट टू बी सीन। नाउ
In the event discoms locked into long term contracts, they end up servicing perpetual fixed costs for power not drawn. अब बिजली उन्होंने खरीदी नहीं, बिजली उन्होंने ट्रांसमिट की नहीं, उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी उनको फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है। इस वजह से उनके जो हालात हैं वो टाइट हो रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिस्कॉम से रिलेटेड सरकार की कौन सी स्कीम चलती है। विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद डिस्कॉम्स, डिस्कॉम से कौन सी स्कीम डील करती है। एंड इन द नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर सीरीज आई विल कवर दैट स्कीम फॉर यू। नाउ एनटीपीसी लिमिटेड, ये एक एग्जांपल दिया इस एडिटोरियल ने जिसमें बोला गया कि कर्नाटका का जो एनटीपीसी लिमिटेड है उसने 4800 करोड़ रुपीस आइडल फिक्स कॉस्ट के तौर पे रिसीव किया, ऑपरेटिंग एट अ प्लांट लोड फैक्टर ऑफ ओनली 22%। प्लांट लोड फैक्टर मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लेमैन्स टर्म में अगर मैं बोलूं तो ये प्लांट की कैपेसिटी है। प्लांट की कैपेसिटी अगर 100 गीगावाट है तो अभी सिर्फ 22 गीगावाट ही जो है प्रोड्यूस कर रहा था, और उसमें भी उसको 4800 करोड़ रुपीस एज आइडल फिक्स कॉस्ट मिला। फिक्स कॉस्ट वो जो आपको यहाँ पे परचेजिंग पावर परचेजिंग अग्रीमेंट्स के तहत मैंने बताया अभी, तो वो फिक्स कॉस्ट इररिस्पेक्टिव के वो स्टेट जो है वो पावर खरीदता है या नहीं भी खरीदता है। नाउ जो सीईए है उसके ओवर एस्टिमेट, सीईए क्या है, सीईए है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो ओवर एस्टिमेट्स है, द ऑल इंडिया प्लांट लोड फैक्टर ऑफ कोल पावर प्लांट्स, ये ऐसा एस्टिमेट निकाला गया तो पता चला कि सिर्फ 56% पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। जहां पे मैंने आपको एक का एग्जांपल दिया तो वहां पे 22 था, वहीं अगर कोल पावर प्लांट्स की बात करें तो वहां पे 56% एवरेज था प्रीवियस ईयर के अंदर, इवन बिफोर कोविड 19। 2010 से लेके अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली सोलर और विंड पावर प्लांट्स को मस्ट रन स्टेटस दे दिया गया था। मस्ट रन स्टेटस का मतलब ये है कि जो डिस्कॉम्स हैं दे हैव टू एब्जॉर्ब ऑल द रिन्यूएबल पावर एज लॉन्ग एज देयर वाज सन और विंड। जब तक सूरज है, जब तक हवा है, तब तक डिस्कॉम्स को बोल दिया कि जितनी भी रिन्यूएबल पावर जनरेट होगी वो आपने लेनी ही लेनी है इन एक्सेस ऑफ मैंडेटरी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस। जो मैंडेटरी रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशंस थी उसके ऊपर ओवर एंड अबव भी आपको खरीदनी पड़ेगी। नाउ इसके कुछ रेपरकशंस हैं, वो रेपरकशंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला ये है, दिस मींस बैकिंग डाउन थर्मल जनरेशन टू अकोमोडेट ऑल अवेलेबल ग्रीन पावर। तो जो थर्मल जनरेशन हो रही थी उसको आपने नीचे दबा दिया, उसके ऊपर रख दिया वो ग्रीन पावर को। दिस एंटेलिंग फर्दर आइडल कॉस्ट अवेलेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट पावर थर्मल जनरेशन के लिए अलग से देनी पड़नी है, पेबल ऑन अकाउंट ऑफ टू पार्ट टैरिफ पेमेंट अग्रीमेंट है ना। पर पावर परचेज अग्रीमेंट जो है उसके दो पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ऑलरेडी आपको पे करना पड़ेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट अभी भी पे करनी पड़ रही है। उसके ऊपर ओवर एंड अबव आपको ग्रीन पावर खरीदनी पड़ रही है। सेकेंड ऑफ ऑल, अब जो वैसे सेकेंड ऑफ ऑल इज अ रॉन्ग टर्म, इसकी जगह पे बोलना चाहिए सेकेंडली। सेकेंड ऑफ ऑल इज नॉट अ टर्म, सेकेंडली जो है सही शब्द है। नाउ सेकेंडली पावर डिमांड पीक्स आफ्टर सनसेट, और सनसेट के बाद अगर आपको वायबल स्टोरेज नहीं है आपके पास, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ वायबल स्टोरेज, every megawatt of renewable power requires twice as much spinning reserves to keep lights on after sunset। हर एक मेगावाट के ऊपर आप for renewable power you require twice as much spinning reserves। spinning reserves कहां से निकल कर आएंगे, वो यही थे थर्मल पावर से ही तो निकल कर आएंगे। टू कीप द लाइट्स ऑन आफ्टर सनसेट, तो एक्स्ट्रा लोड बियरिंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ जाती है उसके लिए, तो वो अलग से खर्चा है। नाउ डिस्कॉम्स स्पेशली इन द सदर्न रीजन हैव टू इंटीग्रेट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इनफर्म पावर। इनफर्म पावर वो है जो वीक पावर होती है, मोस्टली फ्रॉम सोलर एंड विंड एनर्जी प्लांट्स which enjoys must run status irrespective of their high tariffs। 5 रुपए प्रति किलोवाट आवर कर्नाटका के अंदर है, 6 रुपए के आसपास है तमिलनाडु में फॉर सोलर पावर। ये जस्ट एग्जांपल है। तो ये चीज आप दो जगह पे यूज कर सकते हैं, जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी निकल कर आती है वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इंडिया का एनर्जी सेक्टर जहां भी डिस्कस हो रहा है, एनर्जी सेक्टर, वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये दो टू प्रोंग्ड इसका यूसेज है इस पूरे एडिटोरियल का। बहुत ही उम्दा एडिटोरियल है, बहुत सही तरीके से लिखा गया है। मेक श्योर आप इस एडिटोरियल के नोट्स बना लें, क्योंकि यूपीएससी के अंदर, मेंस के अंदर इसमें सवाल बन सकता है और एस्से तक बन सकता है। नाउ even as demand growth envisaged in the 18th EPS failed to materialize, जितनी डिमांड ग्रोथ 18th EPS के अंदर एनर्जी सर्वे के अंदर, उस सर्वे के अंदर जो बातें कही गई थी उसमें जितनी भी ग्रोथ, डिमांड ग्रोथ
जो एक्सपेक्टेड थी वो अभी अचीव नहीं हुई है, अभी अचीव नहीं हुई है ना। स्टिल आप ये देखिए कि कितना खर्चा बढ़ रहा है डिस्कॉम्स के ऊपर, दो प्रॉन्ग थ्री प्रॉन्ग ऐसे खर्चा बढ़ी जा रहा है। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट इज दैट 2015 के अंदर सेंटर ने अनाउंस किए थे कुछ एम्बिशियस टारगेट्स, जिसमें 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर बाय 2022 2022 तक, ऑफरिंग अ स्लू ऑफ कंसेशंस टू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स एंड एग्रेवेटिंग द बर्डन ऑफ डिस्कॉम्स। अब आपने डेवलपर्स को तो आपने कह लीजिए कंसेशंस दे दिया, लेकिन डिस्कॉम्स के ऊपर फिर वही आइडल फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। आप जबरदस्ती उनसे रिन्यूएबल एनर्जी का लोड उठवाएंगे। अब फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो चाइना को करीब करीब 13 बिलियन यूएस डॉलर्स का फायदा हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर, बिकॉज इंडिया जो है सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि करीब करीब 97% ऑफ सोलर पैनल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना बाय इंडिया। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट पहली चीज तो ये, अब इस सारी चीजों में क्या क्या निकल कर आया ये पॉइंट्स नोट करने बहुत जरूरी है। द अमेंडमेंट प्रोपोजेस सब फ्रेंचाइजीज। अब अमेंडमेंट के अंदर सब फ्रेंचाइजीज की बात की जा रही है और अज्यूम किया जा रहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर होगा। तो इन एन अटेम्प्ट टू अशर इन मार्केट्स थ्रू द बैकडोर, ताकि मार्केट जो है बैकडोर से एंट्री ले सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स क्रिएट की जा सके। गोइंग बाय द पास्ट प्राइवेटाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो पीछे हुए थे, उससे एक ही चीज निकल कर आती है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं they are likely to cherry pick the more profitable segments of DISCOM's jurisdiction। तो वो सिर्फ और सिर्फ वही चेरी पिक करेंगे। चेरी पिक मतलब वो जैसे टूथपिक से आप चेरी को पिक करते हैं, उसी तरीके से वो पिन पॉइंट करके उसी प्रॉफिटेबल सेगमेंट को उठाएंगे जो कि पैसा जनरेट करके दे सकता है। तो ऐसे में जो बाकी कह लीजिए जो खराब कंडीशंस में डिस्कॉम्स हैं, जो बैड कंडीशंस में, उनके हालात और बद से बदतर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। Now this is something that we need to be wary of, and जो 2020 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है containing the proposed amendments is silent on whether कि ये जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी प्लेयर्स आएंगे, सब फ्रेंचाइजी वाले प्लेयर्स आएंगे, would they be required to buy expensive powers from discoms, जो वो डिस्कॉम्स है उससे पावर खरीदेंगे, या फिर दे विल प्रोक्योर चीपर पावर डायरेक्टली फ्रॉम पावर एक्सचेंजेस। अगर वो एक्सपेंसिव पावर खरीदते हैं डिस्कॉम से, द गेन्स फ्रॉम द मूव आर डाउटफुल, रीजन बीइंग देयर इज रूम फॉर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, वो बहुत कम है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड, रूम फॉर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड अगर आप सीधे डिस्कॉम्स के थ्रू ही आप पावर को खरीदते हैं। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप पावर एक्सचेंजेस से सस्ती पावर खरीदते हैं ना, उससे क्या होगा, डिस्कॉम्स विल बी सैडल्ड with costly power purchases from locked in PPAs and fewer profitable areas from which to recover it, है ना। तो अब अगर आप पावर एक्सचेंजेस को वो दे देंगे एंड डिस्कॉम से वो छीन लेंगे, तो उनके ऊपर और बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि जिन एरिया से वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे वो अब वहां से जनरेट नहीं कर पाएंगे। Secondly, what will happen is this amendment proposes even greater concessions to renewable power developers। तो ऐसे में फिक्स्ड आइडलिंग फिक्स्ड चार्जेस फिर से बढ़ जाएंगे, जो कि वायबिलिटी ऑफ डिस्कॉम्स को और ज्यादा असर डालेंगे। थर्डली, और क्या चीज होगी, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट प्रपोज्ड सीक्स टू एलिमिनेट इन वन स्ट्रोक द क्रॉस सब्सिडीज इन रिटेल पावर टैरिफ। क्रॉस सब्सिडीज क्या होता है? क्रॉस सब्सिडीज ये होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक सेगमेंट ऑफ व्यक्ति को वो प्रोडक्ट महंगा पड़ता है, दूसरे सेगमेंट ऑफ पर्संस को वो सस्ता पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप एनर्जी सेक्टर में क्रॉस सब्सिडीज जो है वो रिमूव कर देंगे तो वो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। इट मींस दैट ईच कंज्यूमर कैटेगरी वुड बी चार्ज्ड विद इट कॉस्ट्स टू सर्विस दैट कैटेगरी। तो वो सारे के सारे बराबरी के तौर पे उनको खर्चा उठाना पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नाउ रूरल कंज्यूमर्स रिक्वायरिंग लॉन्ग लाइंस, उनको ज्यादा लंबी लाइनें चाहिए होती, दूर दराज का इलाका होता है, इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती, न्यूमरस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स की जरूरत होती है क्योंकि वहां लोड बेयरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़िया नहीं है। दी अटेंडेंट एज वेल, अटेंडेंट की अलग से जरूरत होती है, हायर लाइन लॉसेज होते हैं, दे विल पे द स्टीपेस्ट टैरिफ्स। रूरल कंज्यूमर्स बेसिकली सबसे ज्यादा टैरिफ पे कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं अगर ये प्रोसेस चलता रहा। The proposed amendments envisage that states will directly subsidize whichever category they have to or they want to through direct benefit transfer। Now this is a positive move अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर इस मूव को इससे ज्यादा क्लियरली नहीं बताया गया है। बट आई एम सजेस्टिंग कि आप इसके बारे में अगर समझें तो इसमें फिस्कल फेडरलिज्म को इंक्लूड करके देखिएगा,
फेडरलिज्म को इंक्लूड करके देखेगा, फिस्कल ऑटोनॉमी को साथ में इंक्लूड करके देखेगा। तो इन दोनों चीजों को इंक्लूड कीजिएगा एंड समझिएगा कि जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होना है, तो वहां पे स्टेट्स को अथॉरिटी दी गई है कि वो डिसाइड करें कि किन व्यक्तियों को whichever category should be given these direct subsidies through DBTs। ठीक है जी। Now cross subsidy is a fact of life even in private industries। प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात करो, सोप्स की, न्यूज़पेपर्स की, इवन यूटिलिटीज सच एज टेलीकॉम, उन सब में क्रॉस सब्सिडी देखी जाती है। दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमिना और दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू डिस्कॉम्स इटसेल्फ। सिर्फ डिस्कॉम्स में नहीं देखा जाता, ये सब जगह देखा जाता है। देयर इज अनडाउटेडली अ केस फॉर रिड्यूसिंग द स्टीप क्रॉस सब्सिडीज इन इलेक्ट्रिसिटी। ये मानता है ये एडिटोरियल कि आप जो क्रॉस सब्सिडीज बहुत ज्यादा दे रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। जो डिस्पैरिटी है, जो कह लीजिए कि ऊंच नीच है, या कह लीजिए कि डिफरेंस है बिटवीन टू कैटेगरीज और थ्री कैटेगरीज और मल्टीपल कैटेगरीज, उसको कम करना जरूरी है। एलिमिनेटिंग देम इन वन स्ट्रोक व्हेन स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद दिस डायरेक्ट पावर सब्सिडीज is bound to be ruinous to their finances। तो एकदम एक झटके से उसको गिलोटिन कर देना, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। थोड़ा इसको स्टैगर्ड मैनर में आप स्टेप वाइज करते तो ज्यादा बढ़िया था। नाउ फोर्थली, और क्या चीजें हैं? स्टेट रेगुलेटर्स विल henceforth बी अपॉइंटेड बाय अ सिलेक्शन कमिटी। एक सिलेक्शन कमिटी ही स्टेट रेगुलेटर्स को अपॉइंट करेगी एंड द कंपोजिशन ऑफ विच इंस्पायर्स लिटिल कॉन्फिडेंस इन इट्स ऑब्जेक्टिविटी, jeopardizing not only regulatory autonomy and independence but also the concurrent status of electricity sector। जहां पे एक सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी आप बिठा रहे हैं फॉर स्टेट रेगुलेटर्स, तो उस वजह से थोड़ा सा ऑटोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, आपके इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स के ऊपर असर पड़ेगा एंड उसकी ऑब्जेक्टिविटी कि ये सही भी है या नहीं, तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर सवाल उठ जाता है। फाइनली द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी, इसको बेसिकली SERC की जगह पे अथॉरिटी दी जाएगी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बॉडीज जो होती थी, उन बॉडीज के से पावर्स लेके, पावर टू एडजुडिकेट लेके उसको दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी को, जिसके मेंबर्स और चेयरमैन दे विल अगेन बी सिलेक्टेड बाय द सेम सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी। यही सेंट्रल सिलेक्शन कमिटी इसके चेयरमैन को और मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। तो ऐसे में हमें एक चीज समझनी होगी, देखिए कि अगर आप स्टेट से ये अथॉरिटी जो है ले लेंगे टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप फेडरलिज्म के खिलाफ चले जाएंगे। तो ये एक मुद्दा है, ये एक इशू है जो इस एडिटोरियल में उठाया गया। और उसके अलावा भी आप देखिए कि आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखिए कि क्या उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। क्या पहले SERCs जो थे, जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी जो स्टेट के लेवल पे काम करती थी, क्या ये सही तरीके से काम करती थी या नहीं करती थी? क्या इनके रिपोर्ट कार्ड्स कहते हैं? तो ये सारी चीजें सोच समझ कर ये सारे कदम उठाने चाहिए थे। नो डाउट जहां पे आप क्रॉस सब्सिडीज इंप्रूव कर रहे हैं, जहां पे आप क्रॉस सब्सिडी से रिलेटेड स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें फायदा हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन हैज नॉट बीन बेनिफिशियल फॉर द एनर्जी सेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। अब ये सही है या गलत, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। आज अभी इस एडिटोरियल में इतना ही दिया गया है, तो हम इसको अभी तक यहीं पे ही सीमित कर रहे हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप इसके प्रोज के बारे में भी जरूर चर्चा करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इंडियाज एनर्जी सेक्टर फॉर यू ऑल गाइज, एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जाने से पहले। अभी यहां तक आ ही गए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस न्याय अकेडमी के चैनल को, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें थ्रू नोटिफिकेशंस। आपकी और हमारी ये दूरी दूर हो जानी चाहिए, है ना। एंड आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा 1861 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो एक सिक्स्थ लेक्चर है इन माय सीरीज, एंड धीरे धीरे करके हम सारी की सारी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को कवर करेंगे, प्री के एस्पेक्ट से भी, मेंस के एस्पेक्ट से भी। मैंने बहुत माहिम तरीके से छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। एंड हमारी पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी की सीरीज में भी 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटी सीरीज को भी फॉलो कीजिएगा और बाकी हमारे वीकली करंट अफेयर्स देखते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर ही लिया है तो मेक श्योर कि आप सारी की सारी वीडियोस को ध्यान से, इत्मीनान से देखें, बिकॉज हर एक वीडियो कुछ कहती है, आपको कुछ ना कुछ
प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, एक एक स्टेप करके आपको आपके गोल की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। दिस इज यू एंड दैट इज यूपीएससी रैंक 1। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को आपके मुकाम तक पहुंचाया जा सके, आप लोगों को आपके गोल्स के पास लेके जाया जा सके। So thank you so much guys for watching this video. This is me signing off from Nya Academy of Wisdom. Have an awesome day ahead. मस्ती कीजिएगा लेकिन कोशिश कीजिएगा घर के अंदर। Thank you so much for watching this video.